1981 में फिल्म आई थी नसीब और उसका एक गाना बहुत पसंद किया था लोगों ने, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी उनके लिए भी ये गाना परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ने भी उनका इम्तिहान लिया सिर्फ इस बात के लिए कि वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और यही बात उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जो गाना है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, ये इनकी ही आवाज़ में है। और ये क्या, इंडस्ट्री के बेहतरीन गाने जैसे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार, ना तुम हमें जानो, ये सभी गाने भी इन्होंने ही गाए हैं, जिनके लिए अब तक हम सोचते थे कि लता मंगेशकर की आवाज़ में है ये गाने। और शायद लता मंगेशकर जैसी आवाज़ होने के कारण ही इन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम और वो क्रेडिट नहीं मिला जिसकी ये हकदार थी। आज बात करेंगे गोल्डन एरा की सिंगर सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुमन कल्याणपुर के कारण लता मंगेशकर ने डायरेक्टर्स को वार्न कर दिया था कि आप इसके साथ काम करोगे तो मैं आपके लिए नहीं गाऊंगी। क्यों सुमन कल्याणपुर, जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, उन्हें कई फिल्मों में क्रेडिट नहीं दिया गया, उनके गाने हटाए गए और ऑडियो कैसेट्स पर सिंगर्स के जहाँ फ़ोटो दिए गए तो उनके फ़ोटो को हटा दिया गया। और कैसे सुमन कल्याणपुर से एक इंटरव्यू पाने के लिए अमीन सयानी को 45 सालों तक फॉलोअप लेना पड़ा था। सुमन कल्याणपुर का जन्म सुमन हेमाडी के रूप में हुआ था। उनके पिता सेंट्रल बैंक के ऑफिसर थे और ढाका में वो रहते थे। सुमन कल्याणपुर की फैमिली में उनकी 5 और बहनें थी और उनकी मदर थी। पूरी फैमिली कुछ सालों बाद मुंबई आ गई। मुंबई से ही सुमन कल्याणपुर ने अपनी स्कूलिंग की और जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। म्यूज़िक में उन्हें शुरू से ही इंटरेस्ट था और तब सुमन कल्याणपुर ने म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। सुमन कल्याणपुर गाना बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन फैमिली कमर्शियल जगहों पर गाने में बिलीव नहीं करती थी। हालांकि धीरे धीरे सुमन कल्याणपुर को सोसाइटी में गणपति के टाइम पर गाने के लिए कहा जाने लगा तो उनकी आवाज़ को खूब पसंद किया गया। यही कारण है कि तब उनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर के पद पर काम करते थे, उन्होंने सुमन कल्याणपुर को अपने स्टेशन पर आकर गाने के लिए इनवाइट किया और तब पहली बार लोगों के लिए सुमन कल्याणपुर ने परफॉर्म किया था। और यहीं से उनकी आवाज़ लोगों को इतनी पसंद आई कि इसके बाद उन्हें मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में गाना गाने का मौका मिला। तभी शेख मुख्तार जो है वो मंगू नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे थे और उन्हें सुमन की आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने मंगू फिल्म में सुमन को 3 गाने दे दिए। सुमन ने वो सभी गाने रिकॉर्ड भी कर लिए, लेकिन इसी दौरान फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर चेंज हो गया। ओपी नैयर साहब डायरेक्टर बन गए और तब उन्होंने सुमन के 2 गाने हटाकर सिर्फ एक ही गाना फिल्म में रखा। ये गाना था कोई पुकारे धीरे से तुझे, और ये थी डेब्यू फिल्म सुमन की बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसी दौरान सुमन कल्याणपुर से ओपी नैयर ने उनकी एक और फिल्म आर या पार में भी एक गाना गवाया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुमन कल्याणपुर तब शॉक रह गई जब गाने में उनकी कुछ ही लाइंस रखी गई और बाकी पूरा गाना मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त से गवा दिया गया। इनफैक्ट एक इंटरव्यू के दौरान सुमन कल्याणपुर ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मैंने उस गाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं बल्कि जस्ट कोरस के तौर पर आवाज़ दी हो। सुमन इंडस्ट्री में अपने पैर जमा पाई नौशाद के कारण। नौशाद उस वक्त दरवाज़ा नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे और तब उस फिल्म के 5 गाने उन्होंने सुमन से गवाए और यहीं से सुमन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक मिल चुका था। सुमन कल्याणपुर को गाने मिल रहे थे और उनके गाने हिट भी हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान मंगेशकर सिस्टर्स इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का म्यूजिक मार्केट जो है उसका मेजॉरिटी हिस्सा मंगेशकर सिस्टर्स के पास था। लता मंगेशकर गाती थी मैक्सिमम फिल्म्स में तो, और जिसमें लता मंगेशकर नहीं गा पाती थी, वो बिजी होती थी, तो उसमें आशा भोसले गा लिया करती थी। इस बीच ऐसा हुआ कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच झगड़ा हो गया
और तब मोहम्मद रफ़ी ने लता मंगेशकर के साथ काम करना बंद कर दिया और लता जी की जगह उन्हें मिल गई सुमन जी। तब मोहम्मद रफ़ी ने सुमन जी के साथ काफ़ी गाने गाए और इनमें से सभी सॉन्ग हिट रहे। यही वो टाइम था जब सुमन कल्याणपुर ने सबसे ज़्यादा गाने गाए, वरना इंडस्ट्री से उन्हें कुछ ज़्यादा सॉन्ग्स मिले ही नहीं। उन्हें सॉन्ग्स मिलते थे उस कंडीशन पर जब लता मंगेशकर बिजी होती थी या फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लता मंगेशकर की फीस जो कि तब 100 रुपीज़ पर सॉन्ग थी वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो फिर वो सुमन कल्याणपुर को लेते थे। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए सुमन कल्याणपुर को गाना गवाना तब भारी पड़ गया जब लता मंगेशकर ने ऐलान कर दिया कि जो म्यूजिक डायरेक्टर सुमन कल्याणपुर के साथ काम करेगा उनकी फिल्मों में मैं गाना नहीं गाऊंगी। इसके पीछे कारण ये था कि सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता मंगेशकर से बहुत ज़्यादा मिलती थी और कहीं ना कहीं उनकी सिंगिंग स्टाइल लता मंगेशकर से इन्फ्लुएंस थी। इसीलिए लता मंगेशकर को पसंद नहीं आता था कि कोई उन्हें इस तरीके से कॉपी करता है और उनकी आवाज़ को मैच करने की कोशिश करता है। तभी लता मंगेशकर ने ये ऐलान किया था। तुमने पुकारा, हम चले आए, रहे ना रहे हम, ये सभी गाने बहुत पसंद किए जा रहे थे और इन गानों को सुनकर कह नहीं सकते थे कोई भी कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ नहीं है। लता मंगेशकर की जो छवि है वो सुमन कल्याणपुर की आवाज़ पर हमेशा हावी रही है। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी, बंगाली करके 740 फिल्मों में गाने गाए हैं। एक बार एचएमवी ने इंडस्ट्री में 50 लव सॉन्ग्स की 7 कैसेट्स निकलवाई, जिसमें उन्होंने तब के पॉपुलर सिंगर से गाना गवाया था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले सभी थे और सुमन कल्याणपुर से भी 7 गाने गवाए थे। कैसेट के कवर पर सभी सिंगर्स के पिक्चर्स दिए गए थे। शॉकिंग तो ये बात थी कि कैसेट के कवर पर सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने इस कैसेट में गाने गाए थे, उनकी फ़ोटो तक नहीं लगाई थी। कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री पर दबाव था, डर था सुमन कल्याणपुर को प्रॉपर क्रेडिट देने का, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सुमन कल्याणपुर की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा तो फिर लता मंगेशकर हमारे लिए नहीं गाएंगी। 1981 में नसीब वो फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने ज़िंदगी इम्तिहान लेती है ये सॉन्ग गाया था और कहा जाता है कि उनके करियर का आखिरी सुपरहिट गाना यही रहा। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन वो गाने रिलीज़ ही नहीं किए गए और कुछ में तो उनकी आवाज़ को रिप्लेस किया गया, जैसा कि लव 86 और अल्लाह रखा जैसी फिल्मों में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन जब फिल्में रिलीज़ हुई तो ये रिकॉर्ड्स रिलीज़ ही नहीं हुए और धीरे धीरे सुमन कल्याणपुर ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ लता मंगेशकर के जैसी इतनी ज़्यादा लगती थी कि एक बार तो दूरदर्शन से भी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई जब दूरदर्शन पर तब का पॉपुलर शो छाया गीत आ रहा था और उस पर नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे ये सॉन्ग आया। तो इस सॉन्ग का क्रेडिट मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को दिया गया। उस दिन दूरदर्शन के स्टूडियो में 20 साल की एक लड़की का कॉल आया और उसने कहा कि ये आपने जो गाने के लिए क्रेडिट दिए हैं ये गलत है, ये गाना लता मंगेशकर ने नहीं गाया है बल्कि मेरी मदर सुमन कल्याणपुर ने गाया है। दूरदर्शन वालों ने उस लड़की की बात पर विश्वास ही नहीं किया। ये बात खुद चारुल, जो कि सुमन जी की बेटी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई कि लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ये जो आवाज़ है ये लता मंगेशकर की नहीं, मेरी मदर सुमन जी की है। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, सदाबहार गाना है हमारी इंडस्ट्री का, ये गाना भी सुमन जी ने ही गाया। वीराना एक फिल्म आई थी जो कि हॉरर फिल्म थी, इसमें साथी मेरे साथी ये गाना सुमन जी की ही आवाज़ का है। सुमन जी काफ़ी रिजर्व नेचर की हैं और ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देती है और ना ही पिक्चर्स क्लिक करवाती है। ऐसे में सुमन जी से कई लोग बात करना चाहते थे कि उनके करियर में उन्हें कितना कंपटीशन देखना पड़ा, कितना उनके साथ भेदभाव हुआ, क्या उन्हें अपना इंडस्ट्री से ड्यू क्रेडिट मिला या नहीं, इस तरह की बातें उनसे जानना चाहते थे। ऐसे में अमीन सयानी, जो कि तब के मशहूर अनाउंसर थे, उन्होंने सुमन जी के इंटरव्यू के लिए 45 सालों तक उन्हें चेस किया। फाइनली 2005 में आकर उन्हें 1 घंटे का इंटरव्यू सुमन जी के साथ मिला, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें की। हालांकि सुमन जी की टर्म्स एंड कंडीशन थी कि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगी और कुछ भी अनकंफर्टेबल सवाल उनसे नहीं पूछा जाए। और तब उन्होंने लता मंगेशकर के इन्फ्लुएंस की बात कही थी कि मैं अपने कॉलेज डेज़ में लता मंगेशकर को बहुत सुना करती थी और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ भी पतली थी, तो ऐसे में लता मंगेशकर का इफ़ेक्ट आना ये एक नेचुरल चीज़ थी, जिस कारण उन्हें अपने करियर में इतने चैलेंजेस देखने पड़े। वो इतनी
खूबसूरती से गाती थी, उसके बावजूद अपने ज़माने में उन्हें उतना काम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। सुमन जी की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उन्होंने 1958 में बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी की थी और इस शादी से उन्हें चारुल नाम की एक बेटी हुई। सुमन जी अब चारुल के साथ ही मुंबई में रहती हैं। वो अब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती है, गाना भी कम ही गाती हैं, रियाज करना उन्होंने कम कर दिया है। उम्र के साथ वो अपना टाइम बस अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती है। इंडस्ट्री ने सुमन कल्याणपुर को कई सारे सम्मान दिए, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब वो इंडस्ट्री में एक्टिव थी तब उन्हें उतना काम नहीं दिया और जब उनका समय चला गया तो उन्हें बस सम्मानित कर दिया। ये भी एक दोहरा चेहरा है हमारी सोसाइटी का। क्या आपको भी अब तक यही लगता था कि ये जो गाने मैंने आपको बताए हैं वो सुमन कल्याणपुर ने नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने ही गाए हैं? और आपको सुमन कल्याणपुर का कौन सा गाना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।